आज हम लोग WHM मेथड का दूसरा क्लास लेने वाले हैं, जिसमें सेकेंड लेक्चर होगा। ठीक है, देखिए अब क्या है क्वेश्चन आज का। इसी क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन? कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ RC बीम 250 इंटू 500 mm ओवरऑल। बीम का ओवरऑल साइज दिया हुआ है 250 इंटू 500। रेनफोर्समेंट इज 1521 mm स्क्वायर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 mm फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉटम। बीम का बॉटम से 25 mm के डिस्टेंस पर आपका रेनफोर्समेंट प्लेस्ड किया गया है, और बार के फॉर्म में नहीं दिया गया। टोटल एरिया एक ही बार दे दिया है 1521 mm स्क्वायर। जो कंक्रीट हम लोग यूज कर रहे हैं उसका बेंडिंग स्ट्रेस है, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस 7, और स्टील का है परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस 140, और m इक्वल टू कितना है 13.33। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब हम इरेज कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये सेक्शन हो गया। नंबर बार के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो कुछ भी अपने से नंबर ले लेंगे, और यहाँ पे दिखा देंगे एरिया ऑफ स्टील कितना है 1521 mm स्क्वायर। ओवरऑल डेप्थ 500 दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ बीम का 250 mm, और सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट बॉटम से कितना है 25 mm। इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर दिया हुआ है 25 mm। तो इफेक्टिव डेप्थ कैसे कैलकुलेट होगा? बीम है जिसका डेप्थ 500, विड्थ हो गया 250, और रेनफोर्समेंट कितना है क्लियर नहीं है, लेकिन टोटल एरिया ऑफ स्टील 1521 mm स्क्वायर। इसको बार के फॉर्म में कुछ भी दिखा देंगे, 3-4, या नहीं भी दिखाएंगे तो एक लाइन के फॉर्म में दिखा सकते हैं। एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन है। टेंशन में सिंगली रेनफोर्समेंट बीम का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसलिए एरिया ऑफ स्टील इक्वल टू 1521 mm स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इफेक्टिव डेप्थ, ये ओवरऑल डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ इक्वल टू 500 mm। इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकलेगा? ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर कितना हो गया 25 mm, यानी फोर्स 25 mm हो गया आपका इफेक्टिव डेप्थ। हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है क्वेश्चन में? क्या गिवन डाटा है पहले उसको भी लिख लेते हैं। सिग्मा CBC दिया हुआ 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा ST दिया हुआ है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और m का वैल्यू दिया हुआ है 13.33। ये यूनिटलेस होता है m इक्वल टू क्या होता है 280/3 सिग्मा CBC। इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है इस क्वेश्चन में? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स MR। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका इक्वेशन 2 होता है ना। टेंशन फोर्स को लेकर के भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और कंप्रेशन फोर्स को लेकर के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको क्या लेके कैलकुलेट करेंगे? टेंशन फोर्स लेकर कैलकुलेट करें कि कंप्रेशन फोर्स को लेकर कैलकुलेट करें, या दोनों को लेकर कैलकुलेट करें? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले सेक्शन को चेक करते हैं कि सेक्शन मेरा क्या है, अंडर एनफोर्समेंट है कि ओवर एनफोर्स्ड है कि बैलेंस सेक्शन है ना। तो उसको चेक करने के लिए या तो एरिया ऑफ स्टील से चेक करेंगे, या 2 टाइप का एरिया ऑफ स्टील दिया रहेगा, एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील और बैलेंस एरिया ऑफ स्टील। तो उससे चेक कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से चेक कर सकते हैं। अगर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 2 टाइप का होगा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? सेक्शन को चेक कर सकते हैं कि ओवर एनफोर्स्ड है कि अंडर एनफोर्स्ड है कि बैलेंस सेक्शन है। बात समझ गए? तो हम लोग कैसे जानेंगे? उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं कि अंडर है कि ओवर है कि बैलेंस है। अगर अंडर एनफोर्स्ड है, अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन, इसका मतलब जितना रेनफोर्समेंट ज़रूरत है एक बैलेंस सेक्शन के लिए, उससे कम रेनफोर्समेंट का यूज़ किया गया है। तो उसमें हम लोग अंडर एनफोर्स सेक्शन के केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो कैलकुलेट करते हैं वो T गुना Z से लेकर के कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और ये ओवर एनफोर्स हो जाएगा तो C इंटू Z, यानी कंप्रेसिव फोर्स
को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अगर बैलेंस सेक्शन है यानी x इक्वल टू एक्स ही है तो उस केसेस में हम लोग आइदर टेंशन और कंप्रेसिव फोर्स लेकर के क्या कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर होगा कि ओवर होगा, इसको हमको पहले क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो यहाँ तक जो गिवन डाटा था हम लोग लिख लिए। अब हम लोग दोनों डेप्थ निकालने का पहले प्रयास करेंगे। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ एन ए फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करेंगे। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ एन ए, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ एन ए को एक्सिस से डिनोट करते हैं और इसका इक्वेशन फिक्स है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम। तो इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम क्या होता है, ये होता है, ये आपका क्या है, एक्स ही है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाता है डी माइनस एक्स सी। अगर इस डेप्थ को हम लोग एक्स सी बोल रहे हैं, ऊपर में आपका कंक्रीट होता है सिग्मा सी बी सी, इक्विवेलेंट में नीचे हो जाता है सिग्मा एस टी बाई एम। अब इस क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर साइड्स आर प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, एक्स सी इसमें लेते हैं तो नीचे वाले ट्रायंगल में लेंगे डी माइनस एक्स सी, सिग्मा सी बी सी इसमें ले लेते हैं सिग्मा एस टी बाई एम। यही होता है आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने का इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ एन ए कैलकुलेट करेंगे। डेप्थ ऑफ एन ए यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा सी बी सी का वैल्यू 7, एम ऊपर चला जाएगा 13.33, सिग्मा एस टी का वैल्यू 140 और इधर से हो जाएगा डी माइनस एक्स सी। एक्स सी इसको कैलकुलेट करते हैं तो शायद 0.67 आता है, डी का वैल्यू 475 और एक्स सी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, एक्स सी 0.67 एक्स सी इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 0.67 इंटू 475। यहाँ से एक्स सी का कैलकुलेट करेंगे 0.67 इंटू 475 डिवाइडेड बाई 0.67। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आता है 210 mm अप्रॉक्सीमेट। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ एन ए आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट एक्चुअल डेप्थ ऑफ एन ए का कैलकुलेशन करेंगे। एक्चुअल डेप्थ ऑफ एन ए कितना आता है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ एन ए कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ एन ए जिसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। एक्चुअल डेप्थ ऑफ एन ए कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या लेना पड़ता है, मोमेंट लेना पड़ता है, एरिया का मोमेंट, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। ये जैसे मान लिया आपका सेक्शन है, ये आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ को हम लोग एक्चुअल डेप्थ बोलेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, कंप्रेशन साइड का जो एरिया होता है उसका मोमेंट न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, और टेंशन साइड में जो स्टील प्रोवाइड करते हैं उसका मोमेंट न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, दोनों को लेते हैं और दोनों को इक्वेट कर देते हैं। एक इक्वेशन बनता है, उसी से हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करते हैं। ये तो हो गया होगा, इसको अब हम लोग साफ कर लेते हैं। क्या होगा इसका, ये v होगा विड्थ और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ स्टील, ये x है तो क्या होगा d माइनस एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ एरिया ऑन कंप्रेशन साइड, कंप्रेशन साइड जो है वो एरिया का हम लोग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो इसका एरिया क्या होगा, b इंटू एक्स, कंप्रेशन साइड का एरिया b इंटू एक्स। मोमेंट लेना है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, न्यूट्रल एक्सिस ये है आपका, यहाँ से मोमेंट लेंगे एरिया का, तो सी तक का जो डिस्टेंस होगा उससे उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, x/2 आपका सी तक का डिस्टेंस हो जाएगा। इक्वेट कर देंगे इधर जो टेंशन साइड में एरिया है, टेंशन साइड में जो एरिया होता है उसको हम लोग बात करते हैं स्टील का एरिया। स्टील का एरिया क्या है, एस टी, और इधर डिस्टेंस हो जाएगा डी माइनस एक्स। ये भी एरिया हो गया, इधर मोमेंट हो गया कंप्रेशन साइड का और इधर हो गया मोमेंट टेंशन साइड का। दोनों इक्वल नहीं है, ये कम है और ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए इक्विवेलेंट हम लोग कर देते हैं। इक्विवेलेंट क्या करते हैं, एम जो कम होता है उसमें एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्विवेलेंट हो जाता है। अब दोनों लगभग दोनों इक्वल हो गया, तो इस इक्वेशन से क्या करेंगे, अब हम लोग एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करेंगे। यही इक्वेशन होता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने का। इसमें क्या है, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 250 है, x²/2 हो जाएगा, m का वैल्यू 13.33 था, एरिया ऑफ स्टील 1521 है, 425 माइनस एक्स। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा, 125x² इक्वल टू 13.33 इंटू इतना इंटू 475 माइनस 13.33 इंटू दिस इंटू दिस। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बनाते हैं, ये माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 13.33 इंटू ये हो जाएगा आपका प्लस में, इधर आएगा माइनस,
इक्वल टू 0। ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस इक्वेशन पर बेस्ड हो गया। ए का वैल्यू 125, बी का वैल्यू इतना, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, सी का वैल्यू इतना। इतना अगर हम लोग पुट करते हैं कैलकुलेटर में तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू 222 mm लगभग, ठीक है। आप निकाल के देख सकते हैं एक्स का वैल्यू 222 mm। ये एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हो गया और हम लोग पहले से क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट किए हुए थे, देख लिए हैं। अब हम लोग कंपेयर करेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। क्रिटिकल हमेशा फिक्स रहता है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमेशा क्या रहता है, फिक्स रखता है। ये मान लीजिए आपका सेक्शन है क्रिटिकल डेप्थ, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस फिक्स है, इसका डेप्थ यहाँ से यहाँ तक का डिनोट करेंगे एक्स सी। इसका वैल्यू कितना आया था 210 mm और एक्चुअल डेप्थ का आपका आ गया 220। ये क्रिटिकल को क्या कर गया, ओवर क्रॉस कर गया। एक्चुअल डेप्थ इक्वल टू क्या 222 mm। तो अब इससे क्या होगा, इससे देखने से पता चल रहा है कि आपका एक्चुअल डेप्थ ज़्यादा हो गया और क्रिटिकल डेप्थ क्या हो गया, कम। यानी हियर एक्स ग्रेटर देन एक्स सी, मतलब एक्चुअल डेप्थ जब क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन। क्या बोलते हैं, द सेक्शन इज ओवर रेनफोर्स्ड। सेक्शन ओवर रेनफोर्स्ड हो गया, इसका मतलब एक बैलेंस सेक्शन के लिए जितना स्टील का रिक्वायरमेंट था उससे यहाँ पे स्टील क्या हो गया, ज़्यादा प्रोवाइड किया गया है। तो ये सेक्शन जो होगा फेल करेगा ड्यू टू कंक्रीट। तो ड्यू टू कंक्रीट फेल करेगा, तो इस टाइप का सेक्शन को हम लोग कंक्रीट का स्ट्रेस लेकर के क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो एम आर निकलेगा, एम आर इक्वल टू सी इंटू जेड होगा, क्योंकि ओवर रेनफोर्स्ड है, रेनफोर्समेंट ज़्यादा प्रोवाइड किया गया है ज़रूरत से। तो इस केसेस में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो कैलकुलेट करेंगे वो कंप्रेसिव फोर्स लेकर के कैलकुलेट करेंगे, जो कम है उसको लेकर के डिजाइन किया जाता है। तो कंप्रेसिव फोर्स कैसे निकलेगा, एवरेज स्ट्रेस। एवरेज स्ट्रेस जो आपका डायग्राम बनता है, स्ट्रेस डायग्राम जो बनता है बीम का, इस तरह से बनता है। इस डायग्राम से हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे आपका स्ट्रेस 0 होता है, यहाँ पे आपका मैक्सिमम होता है। तो हर जगह स्ट्रेस इक्वल नहीं है, इसलिए कंप्रेसिव फोर्स निकालने के लिए क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया कॉन्सेप्ट इनटू जेड। जेड इज ए लेबर आर्म। तो स्ट्रेस कितना होगा, स्ट्रेस यहाँ 0 है, यहाँ पे मैक्सिमम है, एवरेज स्ट्रेस लेंगे। एवरेज स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू क्या, जेड। एवरेज स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 0 प्लस सिग्मा CBC बाई 2, 0 प्लस सिग्मा CBC बाई 2। और एरिया, कंप्रेशन साइड का एरिया, कंप्रेशन साइड का एरिया इधर जो सेक्शन रहेगा उसका एरिया। तो दिस इज द विड्थ बी एंड डेप्थ। हमेशा अब एक्चुअल जब कैलकुलेट हो जाता है तो WSM में हमेशा हम लोग एक्चुअल डेप्थ को ही क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो आपका एरिया हो जाएगा B इंटू एक्स कंप्रेशन साइड का, और लिवर आर्म बताया गया है D माइनस एक्स बाई 3। लिवर आर्म मतलब ये कंप्रेशन का, जहाँ पे कंप्रेशन फोर्स एक्ट करेगा वहाँ, और जहाँ से टेंशन फोर्स एक्ट करेगा, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग लिवर आर्म बोलते हैं, जेड। ये आपका होता है D माइनस एक्स बाई 3। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, सारा वैल्यू को पुट कर देंगे। सारा वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारा निकलेगा वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगा, ठीक है। कंपैरिजन करने के बाद एम आर क्या हो गया, सिग्मा CBC बाई 2 B इंटू एक्स D माइनस एक्स बाई 3। सिग्मा CBC का वैल्यू कितना हो गया, 7/2। B का वैल्यू हो गया 250, एक्स एक्चुअल डेप्थ 222, D का वैल्यू आपका हो गया 425 और x का वैल्यू हो गया 222/3। इसको पूरा जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका MR जो आएगा बहुत लंबा वैल्यू आएगा, वो किलो न्यूटन mm में आएगा। उसको जब डिवाइड करेंगे 10 के पावर 6 से तो आपका वैल्यू आ जाएगा किलो न्यूटन
मीटर में, यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद आपका वैल्यू आता है 87.6 किलो न्यूटन मीटर। ये वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आपका प्रॉब्लम हो गया कंप्लीट। जो बोला था उसके अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम में क्या बोला था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोग निकाल लिए।